हाय बच्चों, आप लोग जुड़ जाएं। जैसे कि जूम आईडी आप देख पा रहे हैं 8270290205 और पासवर्ड है 5 कैपिटल WG कैपिटल BKM। जुड़ जाएं और सभी बच्चे लोग जुड़ने लगे हैं। ठीक है, अदनान वरदान, माधव मिश्रा, रूबी कुमारी, तनुश्री, चंदन कुमारी, मुलायम सिंह यादव, आनंद वरदान, तनुश्री, रूबी कुमारी, आप हैं। तो सब लोग इस तरह से जुड़ने लगे हैं। आज जो क्लासेस होनी है ना, वो आपको पता है S7 है, तो उसके बारे में चलिए लुकमान, आप में से जिसके भी जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आप भेज देंगे ग्रुप में, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के ऊपर जो लेक्चर है, क्लासेस तो हो गई थी, मैं उसका जो लेक्चर है मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, है ना, वो आप सुन लें। बाकी इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको इस क्लास के बाद। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैंने यूनिट 1 के बारे में आपको बताया कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गणित शिक्षण क्या है, गणित शिक्षण और उसमें रचनावाद का क्या अर्थ है। गणित सीखने का एक संभावित क्रम होता है, ठीक है ना, कि किस क्रम में गणित को सीखा जाए। गणित को पहेली के रूप में कैसे समझा जाए, पहेली की तरह से, ठीक है, या गलतियों से कैसे सीखा जाता है, बच्चे एक दूसरे से कैसे सीखते हैं, या गलती कर कर के वो कैसे उससे सीख पाते हैं। तो ये सारे सवाल हैं, इनके बारे में हम आज देखेंगे और इनका उत्तर खोजेंगे। ठीक है, खेल खेल में मैथ को कैसे सीखा जाना चाहिए, यानी बहुत तरह की विधियां हैं गणित को जानने की, समझने की, है ना। तो उनके बारे में जो मेन चीज़ें हैं, नंबर 1 ये कि रचनावाद क्या है, गणित शिक्षण के अंदर रचनावाद का क्या अर्थ है, संभावित क्रम, किस क्रम में मैथमेटिक्स को समझा जाए, और गणित को ठोस अनुभवों के द्वारा कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, खेल खेल में कैसे सीखा जा सकता है, दोहरा करके कैसे सीखा जा सकता है, ये सारे सवाल हैं, इनके बारे में हम जवाब खोजेंगे। उसके बाद गलतियों से बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, गणित किस तरीके से तार्किक क्षमता बढ़ाती है। ठीक है, गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या इसकी शिक्षा का हस्तांतरण, ठीक है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर सवाल ये किया जाए कि गणित क्या है, तो हम ये समझेंगे कि गणित की शिक्षा क्यों दी जाए। ठीक है, गणित की शिक्षा कैसे दी जाए, इसकी प्रकृति कैसी है ना। तो सबसे पहले समझें हम कि गणित की तो अनेक परिभाषाएं हैं, है ना, लेकिन अनेक परिभाषाओं पे नहीं जा कर के हम कुछ बातों पे ध्यान आकर्षित ज़रूर करेंगे। क्योंकि कोई भी संख्या या कोई भी स्थान या किसी भी तरह की गणना, ठीक है, ये सभी, या किसी तरह की माप तौल, किसी तरह की नाप तौल, किसी तरह की इकाई, किसी तरह के मात्रक या किसी तरह के मात्रा का बोध होना, या किसी दिशा का आकार बताना, प्रकार बताना, ठीक है, इस सब तरह की चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए वास्तविक रूप से देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं गणित की आवश्यकता है और बिना गणित के हम इन चीज़ों को हल नहीं कर सकते हैं। गणित क्या होता है कि गणित के संबंध में दी गई जो भी मान्यताएं हैं, है ना, उनको हम आधार मानते हैं। जैसे अंक हो या अक्षर हो या चिन्ह हो, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, इन संकेतों को विज्ञान में भी हम प्रयोग करते हैं, प्रमाण के रूप में इसका इस्तेमाल भी होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है, ठीक है, और संख्या पद्धति एक विशेष क्षेत्र है। और गणित को सीखने के लिए अवधारणाओं को एक निर्धारित क्रम में सीखना पड़ता है। ठीक है, और क्रम में कोई अवधारणा छोड़ी भी नहीं जा सकती है। इसीलिए हम सबसे पहले तो ये समझें कि गणित को क्रमिकता के आधार पर ही सीखा जाता है। इसके बारे में और विशेष हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके पहले हम कुछ और चीज़ें जानेंगे। गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। अन्यतः बच्चों में गणित विषय को लेकर एक प्रकार का डर पाया जाता है। गणित का जो शिक्षक होता है या जो माता पिता या बड़े भाई बहन जो भी हैं, इन सब के सामने बच्चे गणित सीखने से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कहीं गलती अगर हो गई
तो उनकी पिटाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसे इसी डर की वजह से वो गणित से दूर भागने लगता है। बाद में गणित विषय से ही उसे इतना डर लगने लगता है कि गणित पढ़ना वो चाहता ही नहीं। गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों को बच्चों को गणित सीखने में रुचि दिलाना चाहिए। इसके लिए वो जो कुछ कर सके, जिस सरल भाषा का इस्तेमाल हो वो स्पष्ट रूप से उस भाषा को इस्तेमाल में लाएं, या खेल की विधि को अपना करके बच्चों को पढ़ाएं, या जिस विधि का भी सहारा लेना पड़े जिसके ज़रिए से बच्चे गणित से दूर नहीं भागें या गणित की ओर आकर्षित हों, है ना। उन सभी विधि का प्रयोग करके गणित की ओर बच्चों का ध्यान लाना चाहिए। अक्सर बच्चों के मन में सवाल होता है कि गणित की भाषा क्या है, या अगर गणित की भाषा उससे पूछा जाए तो वो सोचते हैं इसका क्या मतलब है। तो इसे हमें समझना होगा कि बच्चों को गणित की जो अवधारणाएं हैं उन्हें समझाने के लिए किसी न किसी भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा वो भाषा ही गणित की भाषा कहलाती है। कोई बच्चा किसी गणित की अवधारणा को नहीं सीख पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस अवधारणा को समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग शिक्षक के द्वारा हो रहा है उसी में कुछ गड़बड़ी है, उसी में एक भ्रम पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चा उस अवधारणा को नहीं सीख पा रहा है। उदाहरण के रूप में अगर क्लास 2 का एक बच्चा, उसको कोई शिक्षक ये बोलता है 11 संख्या जो 11 है 11 उसके बारे में कि उदाहरण देता है और इसका स्थानीय मान बताता है। स्थानीय मान बताने के लिए अवधारणा दे के समझा रहा है। उन्होंने शुरुआत में उसे इस तरह कहा कि 1 और 1 11 होते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने ये सीखा था कि 1 और 1 2 होते हैं, जो कि होता है 1 और 1 2 ही होता है, तो उन बच्चों के मन में होगा कि अभी अभी हम लोगों ने जाना था 1 और 1 2 होता है और यहाँ 1 और 1 11 होते हैं। तो वो इस चीज़ को सुनकर बिल्कुल से कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे में ये भ्रम पैदा करता है कहीं उस भाषा की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा उस अवधारणा को सीख पाने में अक्षम है या सही तरीके से उस एक अवधारणा को वो समझ नहीं पा रहा है। तो ये दायित्व शिक्षक का होता है कि इस प्रकार के भ्रम को वो उस बच्चे के मस्तिष्क से कैसे निकालेंगे, है ना। तो गणित की भाषा या भाषा के रूप में गणित, दोनों को समझने के लिए बच्चों को काफ़ी प्रयास करना पड़ता है और बच्चों को समझने के लिए शिक्षक को काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो पाता है तो बच्चे के अंदर गणित का जो भय है, जो डर है, वो नहीं रहेगा और बच्चा बिल्कुल शौक़ से उस चीज़ को समझ सकेगा। और अगर बच्चा उसको दिलचस्पी लेके, रुचि लेके उस चीज़ को सीखना चाहेगा तो किसी प्रकार का भ्रम या किसी प्रकार का डर बच्चे को गणित विषय को लेके नहीं हो सकता है, ठीक है। दरअसल में जो डर है ये भाषा के कारण उत्पन्न होने वाला वो डर है, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग शिक्षक कर रहा है उसकी वजह से उस बच्चे के मन में एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो उस भ्रम को दूर करना होगा ताकि बच्चे के मन में जो उसका डर है वो ना रहे। शिक्षण की प्रविधियाँ। नंबर 1, मौखिक गणित यानी कि ओरल मैथमेटिक्स। गणित में मौखिक कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेद का विषय क्या है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में मौखिक गणित या मौखिक कार्य को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अधिकांश छात्रों में गणित में कमज़ोर होने का कारण भी यही वजह है। मौखिक गणित से हमारा तात्पर्य ये होना चाहिए कि साधारण क्रियाकलापों में मौखिक स्तर पर बिना कागज़ और बिना पेंसिल या बिना पेन की सहायता के बच्चा छोटे मोटे कैलकुलेशन को ऐसे ही कर सके। जैसे कि जो ऐसी गणना है जिसको मल्टीपल के सहारे किया जाए, हल्के फुल्के ऐसे गणना है जिनको भाग विधि से किया जा सके, डिवीज़न विधि से, है ना। या कई बार जोड़ने का प्रक्रम है, कई बार घटाने का प्रक्रम है। तो इसके लिए कुछ उनको टेक्निक्स बतानी चाहिए। इन टेक्निक के ज़रिए बच्चों को ये समझाना चाहिए, ये बताना मौखिक गणित तथा मानसिक गणित में अंतर है। वो अंतर क्या है? मानसिक गणित में समस्याओं को हल करने के लिए या प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है,
उनके हलों को कई चरणों में बांटते हैं और उनके कई चरण ऐसे होते हैं जिसको छात्र मौखिक रूप में ही कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक मैथमेटिक्स बना रहे हैं उसको कई स्टेप में तोड़ा गया है और हर स्टेप के लिए पेन पेंसिल कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उससे ही एक मैथमेटिक्स का कई ऐसा हिस्सा होगा, कई ऐसा भाग होगा जिसको बिना पेन और कागज़ की मदद के किया जा सके। इस तरीके से वो मौखिक काम हो जाएगा और बाकी जो काम रह जाता है वो मानसिक तौर पर किए जाने वाला काम है। बेशक उसके लिए आप कागज़ पेंसिल सब इस्तेमाल करें। इन दोनों में थोड़ा सा यही अंतर है। गणित के अध्ययन में मौखिक गणित का विशेष स्थान है, बहुत ही अधिक स्थान है। अगर मौखिक स्थान में बच्चे सबल हैं और सक्षम हैं तो छोटी कक्षाओं में बालकों को मौखिक गणित करने में बहुत आनंद आता है और जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी में गणित विषय में अभ्यास करने लगते हैं, जिसका रिज़ल्ट आगे उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और विधि है लिखित गणित। तो लिखित गणित जो होता है वो मौखिक गणित से अलग है, उससे भिन्न है। मौखिक गणित की अपनी एक सीमाएं हैं। हम सभी क्रियाओं को मौखिक रूप से नहीं कर सकते हैं। हम कठिन संक्रियाओं को मौखिक रूप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब प्रश्न जटिल होते हैं तो उनमें जो संक्रियाएं होती हैं उनको मौखिक रूप से नहीं करके लिखित रूप में करना अच्छा होता है। जब समस्याओं को कागज़ और पेंसिल पर लिख करके हल किया जाता है तो हम उसे लिखित गणित कहते हैं, ठीक है। लिखित कार्य करते समय छात्रों को मौखिक गणित का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर लिखित गणित में मौखिक रूप से गणित का पूरा वो इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनको बहुत कम परिश्रम करना पड़ता है और शीघ्र से शीघ्रता में समस्या का वो हल निकाल लेते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लिखित गणित में भी मौखिक गणित का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम किरदार है। दूसरा और अहम भाग है अभ्यास कार्य यानी प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इसका बहुत अहम योगदान है। इसके बिना अंकगणित, बीजगणित या ज्यामिति ऐसी कोई भी प्रक्रिया हो, इनसे संबंधित कोई प्रश्न हो, उसके लिए हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा। और ये मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि गणितीय सिद्धांतों को या उसकी प्रक्रियाओं को बिना प्रैक्टिस के नहीं किया जा सकता। गणित के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये अनिवार्य कार्य है जिसके बिना उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। Hi, all my dear students of L.K. Mishra College of Teacher Education and also the previous college, Fakhruddin Ali Ahmad Teachers Training College, including Vedmati Jain Teachers Training College and any other one, whoever be, all over Darbhanga and any other district also. आज 1 मई है, 1 मई 2020। आज DL.Ed के सेकेंड ईयर की क्लास मेथड पेपर की यानी कि S7 की मैंने ली। कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें करने थे आप लोगों के, वो आपने किए, मैंने उसके आंसर आपको दिए। और चूँकि वो रिकॉर्ड एनालिसिस के तौर पे नहीं है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसकी एक वीडियो आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। एग्जैक्टली हुआ क्या कि आप जान रहे हैं, एटेंडमली जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट कर दी, चाहे जिस रीज़न से भी हो, डेट वाज अनप्रोग्राम्ड वे, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हर जगह लोग फंस गए। ख़ास तौर पे अगर आज की बात करें तो आज 1 मई है यानी कि लेबर डे है। पता है बिहार के 36 लाख लेबर दिल्ली और ऐसे ही शहरों में फंसे हुए हैं। आज क्या हाल है पता नहीं, क्या है उनके साथ, क्या सिचुएशंस है उनकी, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कुछ दिख तो नहीं रहा है। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, लेकिन पॉलिटिकल होने का विषय ज़रूर है। हमें सोचना चाहिए इस लॉकडाउन की हालत में हम लोगों के घर में जिस तरीके से खर्च हो रहे हैं, समझ सकते हैं कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा। और ख़ास तौर पे रमज़ान है तो सबके लिए जितनी दुआएं कर सकते हैं दुआ कर रहे हैं।
मैं भी कर रहा हूँ, सभी लोग कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि वो इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे, पूरी तरीके से इस वबा को हमारे बीच से दूर कर दे, वबा को हलाक कर दे, यही कह सकता हूँ, ताकि आने वाला जो हमारा त्यौहार है, ईद मुबारक है, वो बहुत मुबारक हो हम लोगों के लिए। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो S7 कोर्स है। इसके यूनिट 1 की बात हम कर रहे हैं। यूनिट 1 में है गणित शिक्षण की प्रविधियाँ एवं संसाधन। जैसा कि मैंने बताया, प्रविधियाँ एक वर्ड है जो विधि वर्ड से निकला हुआ है। अगर आप साइंस का नॉलेज रखते हैं थोड़ा, तो जानते होंगे कि जीव, जिनमें जान है उसको जीव बोलते हैं, और जीव ही जिंदा रहने वाला कोई भी जानवर है। अब परजीवी क्या होता है? जो उस जीव के ऊपर जिंदा रहने वाला है ना। और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में 10th में। हाँ, अंतःपरजीवी भी है, जैसे फीता कृमि अंतःपरजीवी है, और भी मादा नफरेज मच्छर है वगैरह। तो जैसे कि किसी जीव पर पलने वाला परजीवी होता है, ठीक उसी तरीके से विधि पर अपनाए जाने वाला प्रोसेस, क्योंकि विधि कोई जानदार तो है नहीं कि विधि के ऊपर कोई जिएगा। विधि एक्चुअल में क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक क्रम है, एक तरीका है, एक विधि है, एक मेथड है, एक सिस्टम ऑफ वर्क है। तो ये जो विधि है, इस विधि को जो परफॉर्म करे कौन होगा? जाहिर सी बात है, टीचर होगा। आप सब टीचर हैं, भावी टीचर हैं आने वाले टाइम के। तो आप सब इन विधियों को जो अप्लाइड करेंगे, तो आप क्या होंगे? उस विधि को अप्लाई करने वाले होंगे, मतलब प्रविधि होगी वो। जब आप उस सिस्टम को अप्लाई कर देंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज मैथमेटिक्स की बात ही कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है LHS RHS। जैसे हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को हम LHS पार्ट लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको प्रूफ कर देंगे, और ये जिस मेथड का भी इस्तेमाल करें, हो सकता है साइन थीटा की जगह पे वैल्यू h/p हम रख लें, कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू b/h रख लें, दोनों का स्क्वायरिंग करके उस दोनों के एक वैल्यूज़ को जोड़ करके उस रिज़ल्ट से हम 1 प्रूफ कर दें। ये एक विधि हो सकती है। दूसरा हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ही इस्तेमाल करें हम, जो कि अभी हमने फार्मूला के तौर पे बोला p/h b/h। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि बजाय p/h और b/h को इस्तेमाल किए, हम इसको दूसरे तरीके से तोड़ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में ही तोड़ सकते हैं, है ना। और उस वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके भी हम साबित कर दें 1। लास्टली रिजल्ट इज़ व्हाट? रिजल्ट ये है कि LHS इज इक्वल टू RHS हैव बीन प्रूव्ड। प्रोसेस वो है विधि, उसको अप्लाई किया हमने और प्रूफ कर दिया। तो वो अब क्वेश्चन नहीं रह गया। वो क्वेश्चन था कब? जब कहा गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हैव टू प्रूव, साबित करना है, तब तो क्वेश्चन था। बट नाउ इट हैव बीन प्रूव्ड, लेकिन अब ये साबित हो चुका है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये सॉल्यूशन है, ये आंसर है अब। तो ठीक इसी तरीके से जो विधि है, जब उस विधि को अप्लाई करके एक टीचर क्लासरूम में जाए, उसको पढ़ाए और पढ़ा के अपने बच्चों को कुछ सिखा के आता है, तब फिर ये सिर्फ विधि नहीं है, ये प्रविधि है। तो जाहिर सी बात है कि जब विधि को लागू कर देना प्रविधि है क्लासरूम के अंदर, तो विधि को जानना तो ज़रूर पड़ेगा ना, तभी हम प्रविधि को समझ पाएंगे। वरना विधि जान ही नहीं रहे तो हम प्रविधि कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हमें समझना होगा विधियाँ, यानी गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो गणित शिक्षण के अंदर जो विधियाँ हैं, वो विधियाँ कौन सी हैं, इनको जानना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बताऊं, शिक्षण या अध्यापन जिन विधियों से भी मुमकिन हो सके, किया जा सके, पढ़ाया जा सके, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा,
उसका अर्थ ये होगा कि उद्देश्यों को हासिल किया जाना। अगर उद्देश्य उससे हासिल हो जाते हैं तो ये शिक्षण विधि अच्छी है। लेकिन सवाल ये होता है कि हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए क्या एक ही शिक्षण विधि को लागू किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, मिडिल स्कूल के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को, जाहिर सी बात है सभी का मेंटल ग्रोथ अलग है, सभी के रेजोनेंस पावर अलग है, सोचने की शक्ति सबकी अलग है। तो उन सबको पढ़ाने के लिए विधियाँ अलग होंगी। एक विधि सब पे लागू एक समान रूप से नहीं हो सकती है। एक समय तक गणित को लोगों ने क्या और क्यों से जोड़ करके देखा, हमेशा। लेकिन आज ये विषय उससे जटिल हो चुका है। मतलब कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टुडे। आज ये बहुत ही ख़ास क्वेश्चन हो चुका है। तो इसके लिए विधि बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह की विधि अपनाई जाएगी। जिन विधि के अपनाए जाने के बाद गणित के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो, यानी बालकों की जो मानसिक योग्यता है, सामाजिक तौर पर भी, नैतिक विकास भी वो कर सके। ये विकास तभी संभव होगा जब शिक्षण विधियाँ उपयुक्त होंगी और प्रभावशाली होंगी। दूसरी अहम बात यह है कि जैसे अभी लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन के अंदर हम यहाँ से क्लास ले पा रहे हैं, बच्चों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन अलग है उन सिचुएशन से, उन परिस्थितियों से जो रेगुलर क्लासेस में होती है। यहाँ पर सिर्फ टीचर का स्किल काफ़ी नहीं है, टीचर का जो नॉलेज है, टीचर का स्किल काफ़ी नहीं, मेरा ये नहीं कहना था। मेरा कहना है कि टीचर के अंदर सिर्फ स्किल होना काफ़ी नहीं है, नॉलेज भी होना होगा, तभी टीचर उस नॉलेज को शेयर करेगा। लेकिन नॉलेज तो हर टीचर के अंदर है, उस नॉलेज को शेयर करने के लिए स्किल भी चाहिए। तो अगर हम रेगुलर क्लासेस की बात करें तो वहाँ टीचर के अंदर नॉलेज चाहिए, मटेरियल चाहिए, है ना, कंटेंट्स चाहिए, मवाद चाहिए, ताकि उन मवाद को, उन कंटेंट्स को वो भली भांति क्लास में जाके बच्चों के बीच दे सके। चाहे वो वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करना हो, उसके ज़रिए से लिखा करके हो, बोल करके हो, ओरली हो, वर्बली हो, लेक्चर मेथड को इस्तेमाल करना हो, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करना हो, टीएलएम इस्तेमाल करे ना करे, जैसे भी करे, लेकिन वो प्रेजेंट रह करके पढ़ा रहा है, तो वो सिचुएशन अलग है। और यहाँ जब हम उस नॉलेज को डायरेक्टली देना चाहें तो वी आर नॉट एबल टू गिव देम मीन्स टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट ऑन द जूम एप्लीकेशन एप्स। तो यहाँ पे उन बच्चों को कनेक्ट करना एक स्किल है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब कि जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो एक स्किल है। इसमें कई ड्रॉबैक्स आ रहे हैं हमारे बीच, बच्चों के साथ भी ये ड्रॉबैक्स आ रहा है, हमारे साथ भी कई बार ड्रॉबैक्स आ रहा है। ड्रॉबैक्स कैसा आ रहा है आप गेस कर सकते हैं। ड्रॉबैक ये आ रहा है कि कई बच्चे काफ़ी देर से कनेक्ट होते हैं, टाइम के काफ़ी देर बाद। अब कोई बच्चा अगर 9:30 बजे की जगह 10 बजे ज्वाइंट हो रहा है, जाहिर सी बात है उसने सारे लेक्चर्स को सुना नहीं है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है। और टीचर के साथ भी प्रॉब्लम है कि वो बार बार जा कर के मोबाइल फ़ोन में उनको वेटिंग रूम में जाएं, उसको एडमिट करें, है ना। तो वहाँ पे टाइम टेकन है। और एक टॉपिक के लिए जो टाइम रेगुलर क्लास में दिया जा रहा है 40 मिनट्स का, उसमें एक पूरी पैटर्न ये है कि उसमें आप 100% ऑनलाइन है वहाँ रेगुलर क्लास के अंदर। यहाँ पे आप 100% ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है बहुत बच्चों के साथ। कई एक बार हमारे साथ भी आ रहा है, और कई एक बार अगर वो नेटवर्क कनेक्शन नहीं भी है, वो सही भी चल रहा है, तो फिर वेटिंग रूम में जाओ, वहाँ कनेक्ट करो, फिर उसे हटाओ, फिर दोबारा से टॉपिक पे आओ, देन इट हैव टाइम टेकन। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम एराइज ऐसे भी हो रही है, टाइम शॉर्ट, बल्कि टाइम यहाँ पे लॉन्ग होना चाहिए। 40 मिनट की क्लास अगर
एक्सपेक्टेडली मानी जा रही है 40 मिनट्स की क्लास, तो ये 40 मिनट्स की जगह 1 आवर की होनी चाहिए, ताकि 20 मिनट्स हेयर एंड देयर में चला जा रहा है। क्या कर सकते हैं, आते हैं टू द पॉइंट, हम बात कर लेते हैं। इसी वजह से मुझे यूट्यूब पे इस टॉपिक को अपलोड करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैंने अपने टॉपिक को जो जिस तरीके से डिलीवर करना सोचा वो शायद मैं नहीं कर पाया। एम आई ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट? सो आई थिंक नो, मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन चलिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो विधियाँ हैं, उन विधियों के ऊपर हम बात करें। ये विधियाँ क्या हैं? इन विधियों के ज़रिए से हम मैथमेटिक्स को गेन करेंगे। इनमें कई सारी चीज़ें हैं। मैं आपको मटेरियल दे दूंगा। मैं मटेरियल को यहाँ पे बोर्ड पे नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी क्लासरूम में नहीं हूँ। मैंने समझाया आपको, मैं उन चीज़ों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टेज ए है। ये स्टेज ए किसके लिए? बच्चों के लिए, जिन बच्चों को हमें पढ़ाना है। तो वहाँ पे बच्चों की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो उस बच्चे की परिस्थिति है, अभी तक जो उस बच्चे का अपना अर्जित ज्ञान है पहले से, उस ज्ञान के आधार पर बच्चे को हम वहाँ से आगे बढ़ाएंगे, बूस्टअप करेंगे, डेवलप करेंगे, है ना। तो ए पोजीशन से स्टार्ट हमने किया। दिस इज़ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द चिल्ड्रन, ए। और क्या होगा, जिस मेथड का इस्तेमाल करना है, द वे ऑफ रिच अप टू दैट लेवल एंड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। उस लेवल पे पहुंच के वहाँ से बच्चों के लेवल से उसको स्टार्ट करना, आगे बढ़ाना, डेवलप करना, ये मेथड है। तो ये जो मेथड है, इसके ज़रिए बच्चे कहाँ पहुँचेंगे? पोजीशन बी तक। और ये बी पोजीशन क्या होगी? ये प्रेजेंट पोजीशन नहीं होगी। प्रेजेंट से तो हमने स्टार्ट करा था, ये पोस्ट पोजीशन है जी। पोस्ट पोजीशन है, मतलब इस क्लास होने के बाद की पोजीशन है। और ये ए और बी जो स्टेज है, इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जो नॉलेज है, नॉलेज का भंडार है, वो टीचर के अंदर वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की दुनिया उसके पास है। वो उसको शेयर करता है बाय दैट मेथडोलॉजी, टीचिंग प्रोसेस, उसके ज़रिए से। और वो कहाँ पहुँचता है वो नॉलेज उसका? वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज, बच्चे का जो नॉलेज है, विद्यमान नॉलेज, उसमें उसको शेयर करना है। इसके लिए मैंने कुछ परिभाषाओं का सहारा लिया है। जैसे मैं कुछ परिभाषाएं आपके बीच रखना चाहता हूँ। पहली परिभाषा मैं बोलूँगा टेलीरेंट के बारे में। टेलीरेंट के अनुसार उन्होंने माना है कि शिक्षक जिन विधि का इस्तेमाल करेगा वो शिक्षण दे पाएगी। यानी शिक्षक जिस भी विधि का इस्तेमाल करे, वो विधि इस लायक हो कि वो शिक्षण विधि को बच्चों में उतार सके। ये है। दूसरा है वोल्टेयर की भाषा बात करें अगर हम, वोल्टेयर ने अपनी भाषा में परिभाषा दिया है कि प्रत्येक विधि में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ हर विधि में हैं, लेकिन कोई भी विधि पूर्णतः अच्छी नहीं है, पूरी तरह से अच्छी नहीं है ना। एवरी मेथड हैज़ सम गुडनेस इन इट, बट नो मेथड इज ऑल गुड। ये वोल्टेयर की परिभाषा है। तो वहीं पे ब्रांडी ने इसको परिभाषित किया है 1963 में कि विधि से आशय विदेशों अथवा विभिन्न गतिविधियों से है, विभिन्न प्रकार के कार्यों से है, विभिन्न प्रकार के प्रक्रम से है, चाहे वो औपचारिक रूप से हो, औपचारिक संरचना के हों, जैसे भी हों। विधि शब्द शिक्षण में परविधि एवं युक्ति दोनों को समायोजित करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो वर्ड हमने इस्तेमाल किया शिक्षण के लिए, एक परविधि और युक्ति। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि विधि को इस्तेमाल कर देना क्लासरूम के अंदर, ये है परविधि। तो वो तो आपके नॉलेज के बिहाफ में है। आपका नॉलेज था, आपने उस नॉलेज को एलिबोरेट करते हुए, वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हो, या ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हो, या स्मार्ट क्लास का बोर्ड इस्तेमाल करते हो, आपने अपने नॉलेज को शेयर कर दिया है। ये परविधि है। जिस विधि का आपको सही लगा होगा, आपने उस विधि का इस्तेमाल किया होगा, चाहे वो
जो सभी मेथडोलॉजी आपने इस्तेमाल किया। लेकिन उसके अलावा क्या है, युक्तियाँ, जैसे अभी ख़ास तौर पे अभी जो लॉकडाउन में क्लास चल रहा है, बिना युक्ति के नहीं पॉसिबल है, बिना एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के ये पॉसिबल नहीं है। एक रेगुलर क्लास के अंदर तो ये मुमकिन था, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तो हम अभी के कंटेक्स्ट में इसको ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि शिक्षण की जो प्रविधियाँ हैं और जो युक्तियाँ हैं, दोनों मिला करके इसको कंप्लीट करती हैं, और तब जाके तय होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या विकल्प निहित हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को उन्होंने अपने ज़बान में परिभाषित किया। हम कह सकते हैं इन द वर्ड्स ऑफ ब्रांडी, methods refers to the formal structure of the sequence of act commonly denoted by the instructions. The word or the term method covers both techniques and strategies of teaching, and it involves the choices of what is to be taught. इस चॉइस पे डिपेंड करता है कि पढ़ाना क्या है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, वाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनका जो आंसर दे सके ब्रांडी के शब्दों में, यही आपका विधि है, और इस विधि को अप्लाइड कर देना जो है वो परिविधि है, जिसको टीचर ही करेगा। तो हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं। आपको जब स्कूल में जाना है, यू विल बी अ टीचर एंड यू हैव टू टॉट देयर। तो आप जो आप पढ़ाएंगे, नॉट बाय विदाउट एनी मेथड, यू जस्ट हैव टू चूज एनी ऑफ द मेथड। आपको कोई ना कोई मेथड चुनना है, उस मेथड से ही पढ़ाएंगे आप। बट हाउ यू हैव टू अप्लाई दैट मेथडोलॉजी, उस मेथड को कैसे अप्लाई करना इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द स्कूल, ये चीज़ उसको परिविधि बनाएगी। स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर के अनुसार क्या है, यथासंभव बच्चों को कम से कम बताया जाए। टीचर से वो कहते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ना बताएं, कम से कम बताया जाए, और अधिक से अधिक खोजने के लिए फुसलाया जाए या लालायित किया जाए। ठीक है, ताकि बच्चे उस काम को खुद से करें। टीचर उनको बताए, गाइडलाइन दे, लेकिन टीचर ज़्यादा से ज़्यादा ना बताए, बल्कि कम से कम बताए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से वो चीज़ को खुजवाए, है ना, फुसला करके, लालायित करके, जैसे भी उनके वर्ड में ये परिभाषा है। चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल, एज लिटिल एज पॉसिबल। यूनिट में है गणित को सीखने का एक संभावित क्रम। क्या क्रम होगा? क्रम क्या होता है? सीरियल, एक ऑर्डर, है ना, सीरियल नंबर या ऑर्डर, उसको हम क्रम बोलेंगे। तो क्रम गणित के सेंस में क्या होगा? तो गणित के सेंस में क्रम को हम कैसे लाएं? जब क्रम को एक क्रम में लाया जाएगा तो इस पूरी विधि को क्रमिकता बोलेंगे। जैसे कहा ना, एक विधि को जब अप्लाइड किया जाएगा तो वो प्रविधि हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी क्रम की बात करें और उस क्रम को क्रम में लाएं, है ना, एक ऑर्डर में ले आएं, तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्रमिकता होगा। इसको हम ऐसे समझें कि गणित में आने वाली जो अवधारणा है ना, ये अवधारणा निर्भर किस चीज़ पर करती है? ये अवधारणाएं जो भी हैं ये निर्भर करती हैं सत्यता के ऊपर, निरंतरता के ऊपर, है ना, इन चीज़ों पर निर्भर करती है। सवाल ये है कि कैसे निर्भर करती है। ठीक है, तो सबसे पहली अवधारणा की बात अगर हम करें स्तर के ऊपर, यानी जैसे गिनती की बात करें अगर हम, कि गिनती सिखाना है, गिनती सिखाने की एक प्रक्रिया है ना, छोटे बच्चों को गिनती सिखाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होगा? योग, जोड़ना, एडिशन, टू ऐड, किसी चीज़ को जोड़ना, ये एक प्रक्रिया है इसके अंदर। लेकिन सिर्फ यही गिनती नहीं है, गिनती सिखाने में हम ये एक जोड़ने को इस्तेमाल करेंगे हम। फिर जब ये बच्चे को जोड़ना सिखा दिया जाएगा तो क्रम के आधार पे जोड़ने के बाद घटाव आता है ना।
तो जब योग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो योग की संक्रिया को पूरी कर देने के बाद हम इस क्रिया से आगे बढ़ेंगे, है ना, और घटाओं में जाएंगे, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे, गुना में जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे, भाग में जाएंगे। ये सब एक प्रक्रिया होगी, ठीक है। अगर हम इस दो क्रम को मिलाएं, इस 4 तरह के ऑपरेशन में, जोड़, घटाव, गुना, भाग में से हम बात कर रहे हैं जोड़ की और गुना की। अगर 2 में 2 को जोड़ा जाए तो 4 है, फिर 2 जोड़ा जाए तो 6 है, फिर 2 जोड़ा जाए तो 8 है, फिर 2 जोड़ा जाए तो 10 है। ये जोड़ने का क्रम है कि 2 को क्रम से यानी लगातार सीरियली 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार जोड़ा गया। तो हमने क्या पाया? हमने 10 पाया, है ना। तो अब इसी ऑर्डर को हम थोड़ा इतने ऑर्डर में नहीं जा करके इससे फास्ट जाएंगे। 2 इंटू 5, 2 गुने 5, 10। तो यहाँ पे एक ही ऑर्डर हो गया, वहाँ पे 5 ऑर्डर में जा रहा है, 5 अलग क्रम में जा रहा है कि 2 को एक बार जोड़ो 4, फिर दोबारा जोड़ो 6, फिर दोबारा तीसरी बार जोड़ो तो 8, उसका फिर चौथी बार जोड़ो, है ना। 2 के साथ चौथी बार 2 जोड़ दो तो फिर क्या होगा? वो 10 होगा। ये कई अलग स्टेप में हुआ, इसी को एक सिंगल स्टेप में हमने किया। 2 इंटू 5 इज 10। तो जो जोड़ने का क्रम है ना, जोड़ने का क्रम हमको कहाँ ले जा रहा है? गुना के क्रम में ले जा रहा है। ये क्रमिकता है। तो हम कह सकते हैं कि when 2 is added 5 times it becomes 10, and when 2 is multiple with 5 it becomes 10। यानी जब 2 को 5 बार जोड़ा जा रहा है तो ये 10 हो रहा है, और जब 2 को 5 से गुना किया जा रहा है तो भी 10 हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो योग का क्रम है, ये योग का क्रम आगे जा कर के हमको गुने में एक रिज़ल्ट दे रहा है, गुना का रिज़ल्ट दे रहा है। अगर जोड़ते जोड़ते हम पहुंचते हैं तो उस जगह पहुंचते हैं जहां पे गुना करके भी पहुंचे थे। एक क्रम है ये, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ ये है कि गणित के अंदर क्रम का, क्रमिकता का बहुत बड़ा अर्थ है। यानी जोड़ के क्रम से हम गुना तक पहुंच सकते हैं गणित के अंक को सीखने के बाद, गिनती सीखने के बाद। इसी प्रकार निरंतरता, लगातार, बिना रुके हुए, ठीक है। अगर इसी स्तर पे हम बढ़ते हैं तो व्यापकता से अगर हम और आगे जा कर के देखें, है ना, तो हमें पता चलता है कि ये आधार है, गणित को सीखने का एक आधार है जिसको हम क्रम बोलते हैं, और इसी आधार को अपना लेना एक प्रोसेस है जिसको क्रमिकता कहा जाता है। अतः हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस क्रम में संख्या की जो भी समझ है उसके जटिल स्तर इससे बढ़ते जाते हैं, यानी इसके स्तर बढ़ते बढ़ते जटिलता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और इस क्रम में नई अवधारणाएं जन्म लेती जाती हैं और वह अगले स्तर तक और भी जटिल हो जाती हैं, है ना, और भी व्यापक हो जाती हैं, और इसके संबंधों को बार बार वो आगे की तरफ बढ़ाती जाती हैं। इन्हीं संबंधों के द्वारा एक रचना बनती है, ठीक है, और ये रचना सर्पिलाकार संरचना का निर्माण करती है। इसी कारण गणित के बारे में ये नियम बाकी विषयों के मुकाबले ज़्यादा मजबूती से लागू हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से लागू होता है, क्योंकि गणित सीखने के लिए अवधारणाओं को एक निर्धारित क्रम में जोड़ना है, निर्धारित क्रम में सीखना है, निर्धारित क्रम में समझना है, निर्धारित क्रम में प्रयोग करना है, निर्धारित क्रम में इस्तेमाल करना है, और क्रम में कोई अवधारणा छोड़ी नहीं जा सकती है। जी हाँ, और विषयों में ऐसा संभव है, कई जगह किसी एक चीज़ को छोड़ा जा सकता है ना, आगे बढ़ने पर, लेकिन कम से कम गणित में ये संभव नहीं है। गिनती को छोड़ के गणित है ही नहीं, उसकी गणना, और हर स्तर पे है गिनती, जिस स्तर पे देखा जाए तो ये एक क्रमिकता का बोध कराता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गणित बिना क्रमिकता के नहीं है। गणित के अंदर क्रमिकता शब्द गणित शिक्षण में बहुत ही उपयोगी है,
बहुत ही उपयोगी क्या है, बल्कि कह सकते हैं कि बिना क्रमिकता के गणित की कोई अवधारणा ही नहीं साबित होगी। इसलिए क्रम के साथ ही गणित को लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर क्रमिकता की बात किया जाए तो वो विज्ञान का द्योतक है, विज्ञान के लिए है, ठीक है। लेकिन गणित के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है क्रमिकता शब्द। गणित को सिखाना एक निरंतर प्रक्रिया है। क्रम का अर्थ ये भी है कि गणित को सिखाना या सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे बच्चे ठोस अनुभवों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्कूल में बच्चे मूर्त संक्रियात्मक होते हैं और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चीज़ों को सीखते हैं। जब वो अगली अवस्था तक बढ़ते हैं, अगली अवस्था में बढ़ जाते हैं, तो उन्हें ठोस और औपचारिक रूप में उन चीज़ों को समझना होता है। इन चीज़ों पे जोर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, जैसे कंकर, लकड़ी या अन्य ऐसी कोई भी वस्तुएं जिसको गिन करके बच्चों को गिनना सिखाते हैं, है ना। भाषा का उपयोग यानी बोलकर अनुभव कराना, है ना, जैसे कि शब्द या कहानी या सवालों के द्वारा बच्चों को कुछ चीज़ों को सिखाते हैं, खेल के ज़रिए सिखाते हैं। मुझे अभी भी याद है, हम लोग छोटे थे जब बचपन में, तो गांव में हम लोग खेला करते थे डील नो डील। जब डील का मतलब ऐसे अंगूठा दिखाते थे हम, और नो डील का मतलब लाइक दिस। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें दो ग्रुप या एक चोर जैसे जो होता, तो उसके एक जगह छिप जाने के बाद जितना भी दूसरा एक पूरा ग्रुप है वो हर जगह लाइन ड्रॉ करता है, दीवारों के ऊपर, वाल के ऊपर, इधर उधर छिपा करके। जब बाद में वो रेडी कहता तो वो आता उन लाइन को कट ऑफ करता। तो जितना, सपोज अगर मान के चलिए 10 प्लेयर है इसके अंदर, एक चोर है, 9 लोग उसमें गेम के भागीदार हैं, तो वो 9 लोगों ने कहाँ कहाँ लकीरें खींची हैं, है ना, ड्रॉ किए हैं, उनको गिनते वो, और जितना वो पकड़ सकते उनको वो कट कर देता। तो जितने लाइंस को कट कर दिया गया है वो ख़त्म हो गया, है ना, और जो बच जाता वो उसका पॉइंट होता था। तो ये एक खेल था। तो कहने का मतलब ये एक एग्जाम्पल हमने दिया है आपको। ये जो खेल खेल में हम गणित सीखते हैं, बच्चों को भी खेल खेल के ज़रिए सिखाया जाता है। अनुभवों को चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। चित्र में क्या है, अब जैसे देखिए ना, गिनती है, अगर बच्चों को हम सिखाते हैं, गिनती के अंक सिखाते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो क्या होता है कि 1 से लेकर के 10 तक की गिनती लिख दी गई। अगर 1 लिखा है तो 1 के सामने मान के चले एक आदमी है। जब 2 लिखा हुआ है, गिनती का नंबर 2 लिखा गया, 2 डिजिट इज मेंशन देयर, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई 2 ऑब्जेक्ट्स को दिखा देते हैं। और 3 जहाँ दिखाया तो कोई 3 ऑब्जेक्ट्स होती है, जैसे 3 बर्ड्स। 4 कहीं दिखा दिया तो 4 जानवर हो सकता है, जैसे 4 कुत्ता हो सकता है, 4 डॉगी हो सकते हैं। 5 अगर दिखाया तो 5 की जगह पे एक अलग अलग चीज़ों को 5 बार बना करके दिखाया जा सकता है। 6 दिखाया तो अलग अलग चीज़ों को 6 बार बना के दिखाया जा सकता है। इस तरीके से बच्चा क्या देखता है कि एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। अगर एक चीज़ एक बार भी रिपीट नहीं हुई, सिंगल टाइम है, तो वो 1 है। 2 बार रिपीट हुई है तो 2 है, 3 बार रिपीट हुई है 3 है, 4 बार रिपीट हुई 4 है। ये एक ठोस आधार है बच्चों को फिगर के ज़रिए से, जिस फिगर को वो अच्छे से पहचानता है कि वो शायद बस है, वो शायद कोई फल है, वो शायद कोई जानवर है, वो शायद कोई कुंजी है, चाबी है, ताला है ना, वो आदमी है। जिस एक फिगर को बच्चा पहचान रहा होता है, उस फिगर को ड्रॉ करके, उस चीज़ के ज़रिए से, उस एक चित्र के माध्यम से बच्चों को गिनती सिखाया जाता है। ये ठोस आधार है। इस ठोस अनुभव के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है गिनती का, या फिर मात्रा का अनुभव कराया जाता है, ठीक है। अनुभवों को चित्रों द्वारा दर्शाते हैं। अनुभवों को लिखित प्रतीकों के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। लिखित प्रतीक, है ना, व्यापक तौर पे इसको समझाने के लिए। जब बच्चे उससे बड़े हो जाते हैं तो चित्र के इस क्रम से उठा के उसको हम और सटीकता की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे उसका अनुभव होता है, जहाँ पे मात्रा का अनुभव बच्चों को होता है, और वहाँ पे प्रतीकों का अनुभव बच्चों को होता है ना। जैसे आप अगर
साइंस में भी ध्यान दें तो ठोस प्रतीक का पूरा आपको जो प्रयोग है वो समझ में आएगा। जैसे अगर फिजिक्स की बात करते हैं, वहाँ प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के लिए जिस एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल स्ट्रॉन्ग लाइन आती है और वो सीधे अबव एंड फिर डाउनवर्ड और फिर सीधे। एक स्ट्रेट लाइन एक जगह कर्व होती है और वो कर्व ऊपर की तरफ उठता है, वो ब्रेकिंग को दिखाती है, ब्रेकर को दिखाती है। ये क्या है? प्रतिरोध है। और अगर वहीं पे ब्रेकर नहीं है तो फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक्शन ऑफ हीट दिखाती है या एक्शन ऑफ लाइट दिखाती है, यानी कि चालकता को दिखाती है, कंडक्टिविटी को दिखाती है। ये भी क्या है? ये मात्रा है। किस चीज़ की मात्रा है? तो विद्युत ऊर्जा की मात्रा है। और किस चीज़ की मात्रा है? प्रतिरोध, यानी कि बिजली को रोकती है, उसकी मात्रा है। जितने ज़्यादा मात्रा में प्रतिरोधकता होगी, यानी जितना बड़ा कर्व होगा उतना ही कम उसका प्रवाह होगा। अगर बहुत बड़ा कर्व बना दिया गया है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्रवाह उतना ही कम हो जाएगा। ये मात्रा से अनुभव कराते हैं बच्चों को, ये प्रतीकों द्वारा अनुभव कराते हैं। ये भी गणित ही है ना? गणित के द्वारा ही संभव है ये। ठीक है, तो लिखित प्रतीकों द्वारा भी हम बच्चों को अनुभव करा सकते हैं गणित का। अगर औपचारिक तौर पे बात करें, ठोस अनुभव से जोड़ने की आवश्यकताओं की बात करें, तो औपचारिक गणित से मतलब ये होगा कि मन में हिसाब अच्छी तरह से कर पाए बच्चा, यानी कि कॉपी की ज़रूरत, उसको पेज की ज़रूरत ना पड़े। वो इतना अच्छा उसको अपने आधार प्रदान कर दिया है कि वो डायरेक्टली कर सकता है। जैसे अगर सपोज़ किसी बच्चे को टेबल याद है, 2 का टेबल याद है, 3 का टेबल याद है, 4 का टेबल याद है, 5 का टेबल याद है, 10 का टेबल याद है, 12 का टेबल याद है, तो जो टेबल याद है उसमें से कोई नंबर बच्चों से पूछिए। अगर बच्चों से हम पूछते हैं 12 9 सीधे कहेगा 108। लेकिन उसी बच्चे से 12 13 पूछ दीजिए, यानी 12 को 13 बार गुना करें तो क्या आएगा, 12 को 75 बार गुना करें तो क्या होगा, 12 को 25 बार गुना करें तो क्या आएगा, तो बच्चा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि वो औपचारिक रूप से हट जा रहा है। एक रेगुलर ऑर्डर में जो सीख करके आया है टेबुलर फॉर्म में, उसको एक माइंड में खाका बना हुआ है टेबल का। उस टेबल में से कोई भी चीज़ अगर आ जाता है, 2 9 आ जाता है 18 है, 9 2 आता है तो भी 18 है। तो ये उसके लिए कौन सा ऑर्डर है जिसको वो अच्छे से जान चुका है, उसके माइंड में सेट है, माइंड सेट है ये, तो इजीली वो उस बात को वो कर पा रहा है। ये औपचारिक तौर पे है। लेकिन जब यही औपचारिकता से हट करके अनौपचारिक हो जाता है, एक बहुत लंबा एक मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए, अगर हम उसको देते हैं 3257 इंटू 57, अब वो सीधे नहीं बता पाएगा, क्योंकि औपचारिक रूप से ये नहीं होने वाला है, ये टेबल में से नहीं आता है, ये जनरल अलग तरह का मल्टीप्लिकेशन है। वो करेगा बट सम टाइम नीड, उसको वहाँ पे कुछ टाइम की ज़रूरत है। ये औपचारिकता से हट जाता है। इसीलिए अगर औपचारिक तौर पे बच्चों को गणित सिखाया जाता है ना, तो जिन चीज़ों का उपयोग करके ठोस के साथ अनुभव करवा दिया जाए बच्चों को। ठोस, आप समझ रहे हैं ठोस क्या है ना? जैसे मैंने पहले कहा, लकड़ी, तीली, लोहा, ऐसा कोई भी चीज़, कोई एक वस्तु, कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई चित्र, कोई ग्राफ, कोई फिगर, कोई खिलौना, है ना, इन सभी चीज़ों से सिखा सकते हैं, तो वो औपचारिक अनुभव होगा। लेकिन जिन चीज़ों को उपयोग करके वो ठोस अनुभव का मतलब ठोस ही नहीं, ठोस का मतलब उसके माइंड में सेट हो चुका, पूरी तरह से 100% अच्छे से समझ हो चुकी है, तो ये जो ज्ञान है वो ठोस ज्ञान में वृद्धि करेगा। ऐसे अवधारणा से मैथ की समझ स्पष्ट होती है। अब हम बात करते हैं, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, ये क्या है? इसके लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब आप इस बात को समझ सकेंगे। बच्चे खेल में सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं, ये तो इसमें किसी को दो राय नहीं है कि बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो दिन भर खेलते रहेंगे, रात भर खेलेंगे, है ना। तो खेल से प्यार करते हैं, खेल से उन्हें लगाव है, खेल उनके लिए सबसे अहम चीज़ है ना। और वो खेल में लगे रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि बच्चों को गणित में कई ऐसी अवधारणाएं हैं बताई गई हैं जिसको खेल के माध्यम से वो सीखेगा। उनके खेलों से आप अगर ध्यान दें, अपने आप में मज़े मज़े से वो उस चीज़ को सीख लेंगे, और आप उसी चीज़ को सिखाएंगे अगर, तो वो सीखना नहीं चाहेंगे।
बहुत सारी ऐसी गणितीय गतिविधियां हैं, बहुत सारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं। जब जो छोटे बच्चों को चीज़ों को आपस में जोड़ देने से, गुटकों वगैरह से, अभी गुटखा वगैरह से बच्चे लोग सीखते हैं, गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं, है ना, ब्लॉक वगैरह जो होता है जिससे बच्चे ट्रेन बना लेते हैं, कभी कभी कार्टून बना लेते हैं। अभी तो मैं देखता हूँ, मेरा भी भांजा है, तो वो तरह तरह के उससे क्या होता है, कभी बहुत तरह के प्रोग्राम्स वगैरह आ रहे हैं टीवी पे, उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको जोड़ के बनाता रहता है वो, उसका इंटरेस्ट है उधर। ब्लॉक के ज़रिए से वो कभी गाड़ी ड्रॉ करता है, गाड़ी बनाता है सीधा जोड़ करके, कभी खड़ा करके आदमी बना लेता है, कभी उसको हैंड निकाल देगा, रोबोट बना देता है। इस सब तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब उससे पूछे कितने ब्लॉक्स की ज़रूरत है, तो उस ब्लॉक्स को गिन के बता देगा वो। जब छोटे बच्चों को चीज़ों को आपस में बांटने या चीज़ों को आपस में जोड़ने या चीज़ों को अलग करने, इस सब तरह का अभ्यास करवाया जाता है। कि जैसे 5 छोटे बंदर, है ना, ये राइम आपने सुना होगा, है ना। 5 छोटे बंदर जैसा गाना एक है, राइम है, उसके ज़रिए, या 5 बत्तख, है ना, एक बीमार पड़ा, मर गया, गिर गया, है ना, एक गिर गया, बीमार पड़ा, नीचे गिर गया, अब कितना बचा, 4, फिर एक गिर गया, कितना बचा, 3, फिर एक गिर गया, कितना बचा, 2, फिर एक गिर गया, कितना बचा, 1, फिर एक गिर गया, कितना बचा, 9। तो ये एक प्रक्रिया है जिससे बच्चे खेल में गिनती सीख लेते हैं। चाहे वो ब्लॉक हो सकता है, कोई जैसे मैंने बंदर का, बत्तख का, और भी हो सकता है। जैसे बोल सकते हैं कि एक जंगल में एक शेर है, उसका एक वज़ीर है, वो गीदड़ है या वो लोमड़ी है ना, और उसके प्रजा में बाकी सारे जानवर हैं। शेर ने मीटिंग की, उसमें उसने फलाने 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 सारे जानवरों का नाम लिख देते हैं, इन जानवरों को बुलाया। अब बच्चे से पूछा जाए, बताओ कितने जानवर आए मीटिंग में, तो बच्चा गिन के बता देगा। वो क्यों गिन के बता दे रहा है, चूँकि उसका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है देयर, अभी रुचि है बच्चों की, वहाँ पे रुचि है, उसकी इंटरेस्ट है वहाँ पे। तो बच्चे खेल खेल में जानकारी की चीज़ों को सीखते हैं, संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, है ना, इस तरह की चीज़ों को सीख पाते हैं, उन्हें मज़ा आता है। वे आम तौर पर शब्दों के पैटर्न को पकड़ने में लगे होते हैं, वो काफ़ी तेज़ होते हैं इन पैटर्न को जानने में, है ना। बच्चे अपनी भाषा को विकसित करने के साथ साथ गणित भी सीख लेते हैं यहाँ पे। इसलिए गणितीय अवधारणाओं में ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। जैसे कि बच्चों को आप देखिए, लूडो, लूडो में बच्चे खेल खेल में सीख सकते हैं। छक्का है उसमें, है ना, डाइस, उससे सीख सकते हैं। व्यापारी है, उसमें जगह ख़रीदना पड़ता है, उसमें उसका रेट लगता है, कॉस्टिंग लगती है, उसमें से भी वो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। कई एक बार क्या होता है कि आप उनको जैसे कि 10-12 कंकड़ी दे दीजिए, उनको बोलिए इसमें से 5 निकालो, बताओ बाकी कितने बचे। इस तरीके से 2 टीम बना करके गेम खेल सकते हैं, कुछ जोड़ना घटाना को लेके कर सकते हैं, है कि नहीं। रैंडमली कुछ चीज़ों को उठाओ, उस तरीके से गेम खेल सकते हैं। जैसे कि 2 डाइस है, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है, आप उसको फेंकें, दोनों के जो टोटल अंक आते हैं उनको गिनिए 2 डाइस के ऊपर, वो उनका डिजिट है, उसके हिसाब से वो चाल चलेंगे, बढ़ेंगे, वो गेम आप प्रोसीड करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। बच्चे गलतियों से भी सीखते हैं, गलतियों से सीखने हैं बच्चे। बच्चे एक दूसरे की गलतियों को पकड़ते भी हैं और उन्हीं गलतियों से बहुत कुछ वो नया सीखते भी हैं। अगर हम बात करें तो क्लास में खेलने कूदने के क्रम में, बातचीत करने के क्रम में, बच्चे एक साथ जब खेलते हैं तो एक दूसरे की सोच को जांचते भी हैं, एक दूसरे की गतिविधियों को भी देखते हैं। इनसे उनको, उनमें क्या हो, किसी का डर नहीं होता, वो आज़ाद रह करके खुले माहौल में मिलजुल करके एक दूसरे से खेलते हैं, और खेलने के क्रम में वो बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चा गलतियों से सीखता है ना, और ये गलतियाँ उनको बहुत कुछ सीखने की तरफ आगे बढ़ाती है। गलतियाँ बच्चों के लिए उपयोगी होती हैं कई एक बार, और नई अवधारणाओं को समझने के लिए अपनी अभी तक की समझ को और आगे बढ़ा पाते हैं, है ना। तो गलतियाँ क्या है, बच्चों को सीखने में मदद करती है, उनकी समझ को पक्की बनाती है। यानी जिस एक गलती की वजह से उनको नुकसान होता है उसको वो समझते हैं, जिस एक गलती से उनको फ़ायदा होता है उसको भी समझते हैं। तो इस तरीके से बच्चे गलतियों पर कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इससे उनका समझना जो होता है वो ठोस हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है उसमें। करें मैथमेटिक्स की, तो गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक होती है। तार्किक का मतलब जिसमें सोचना पड़े,
जहन से, है ना। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1, 6, 11, 16, 21 एंड खाली जगह, फिर इन द ब्लैंक्स, मतलब 1 है, फिर 6 है, फिर 11 है, 16 है, 21 है, उसके बाद क्या होगा। अगर बच्चों को गिनती सिखाई गई है, उन्हें क्रम भी समझाया गया है, किस तरीके से स्टेप में फ़र्क है, तो वो स्टेप देखेगा। एक बार वो एडिशन में चेक करेगा, अगर वो ऐड भी करके चेक करे तो 1 + 5 इज़ 6, 6 + 5 इज़ 11, 11 + 5 इज़ 16। तो उसको एक चीज़ बोध हो रहा है कि 5 जोड़ना है और अगला स्टेप आना है। इसी तरीके से अगर वो उल्टा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, 6 - 1 इज़ 5, 11 - 6 इज़ 5, 16 - 11 इज़ 5, तो मतलब सेम थिंग वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सब्सट्रैक्शन करके जान रहा है। तो फिर वो अपना तर्क लगाता है, मतलब सोचता है, और उस तर्क के आधार पे वो समझ लेता है कि इस 21 के आने में भी जिस तरीके से 16 में 5 ऐड करके आया है, तो इसमें भी अगर 5 ऐड किया जाएगा तो इसके बाद का नंबर आएगा। डेट मीन्स 21 + 5 इज़ 26। तो ये तार्किक क्षमता उसमें डेवलप होती है, मतलब एक ऐसी क्षमता डेवलप होती है जिससे वो कुछ बुझ सकता है, सोच सकता है पहले की तरह से, है ना। तो इसीलिए इसको आपको कहा गया है यहाँ कि गणित एक पहेली की तरह से कैसे समझने की तरह से माइंड का विकास कैसे करता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए से हम देखते हैं कि बच्चे गलती से सीखता है, औपचारिक तौर पर ठोस अवधारणा लेता है, और कर्म से सीखता है, कर्मिकता से सीखता है ना। ये सारे प्रोसेसेस है सीखने के। इस तरीके से बच्चों हमने देखा यूनिट 1 DLED का S7 का जो कोर्स है सेकेंड ईयर का, उसका हमने यूनिट 1 को एक रिवीजन वर्क किया है ना। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ सकते हैं, मैंने इसका PDF भी बनाया है, वो PDF मैं ग्रुप में डाल दूँगा। इसमें तो मैं सिर्फ अपनी वीडियो ही दे पा रहा हूँ, चूँकि मैंने क्लास में आज आपको समझाया था, ड्यू टू जैसा मैंने कहा नेटवर्क कंजक्शन, है ना, टाइम प्रॉब्लम, तो इन सब वजह से वो छूट गया था, जिसको मैंने वीडियो के ज़रिए से पूरा किया है। आप इसके लिए कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।